गुड आफ्टरनून बच्चों, आज के हम वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग देखेंगे। ठीक है, जो अंडरलाइन किया है ना, आपको मेन चीज़ उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत अननेसेसरी जो रहता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ बार बार रिपीटेशन होती है तो उससे कन्फ्यूजन होता है। जो अंडरलाइन किया आप उस पर मेन फोकस करेंगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं करा रही हूँ वही लिखें आप, बस मीनिंग आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या रहता है? जब मैनेजर परफॉर्म करता है, मतलब ये ना, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या होता है आपको मालूम है ना, कि सब चीज़ जो मटेरियल है, मैन पावर है, सबका काम क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। ठीक है, तो मैनेजर जो ये जो सिस्टमैटिक तरीके से एक्टिविटी करना है, ऑपरेशनल एक्टिविटी करना है, ठीक है, तो ये प्रोसेस अगर परफॉर्म करता है तो अपने आप एक ढांचा बन जाता है। ठीक है, जैसे कि वो आपने प्रोसेस में पढ़ा था ना, सबसे पहले काम को टुकड़ों में बांट देते हैं। तो प्रत्येक काम जो रहता है उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जॉब, है ना। काम को डिवाइड कर देते हैं, टोटल काम पता करने के बाद उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर काम को टुकड़ों में बांटने के बाद एम्प्लॉयज़ वगैरह को देते हैं और अधिकार और जिम्मेदारी भी देते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ को। तो ये जो काम को टुकड़ों में बांटना, फिर एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को देना, फिर अधिकार भी देना, जिम्मेदारी भी देना अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, तीनों टॉप मिडिल और लोअर लेवल, तीनों लेवल में। तो ये एक स्ट्रक्चर टाइप का क्रिएट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, और एक ढांचा टाइप का बन जाता है, एक जाल टाइप का बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। समझ में आया? जब मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि सब कुछ अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से काम हो, ताकि जो एक्टिविटी है वो सिस्टमेटिक ढंग से हो, ताकि ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। तो एक ढांचा टाइप का क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? नेटवर्क मतलब जाल है, जिसमें क्या होता है, जॉब पोजीशन, जो काम के टुकड़े जो रहते हैं ना, काम पूरा पता कर लिया जाता है, फिर एक पर्टिकुलर जो काम का टुकड़ा है इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जाता है, उसके एक्सपीरियंस, एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उसको क्या बोलते हैं? जॉब पोजीशन जैसे दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं डिफरेंट लेवल्स में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जाल टाइप का बन जाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको एक और ये भी कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क, मतलब एक जाल टाइप का बन जाता है, जिसमें मैनेजरल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किया जाता है। समझ में आया आपको? जो भी एक्टिविटी हो रही है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हो रही है ना, एक्टिविटी हो रही ना, तो एक जाल टाइप का बन जाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब रहता है एक सुपीरियर के अंडर में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं? स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? एक सुपीरियर के नीचे कितने एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट का मतलब जानते हो ना, जो सुपीरियर उच्च अधिकारी, उससे नीचे जो अधिकारी रहता है उसको क्या बोलते हैं? सबॉर्डिनेट। तो उसके नीचे कितने, हाथ के नीचे कितने लोग काम कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर और हाउ मैनी सबॉर्डिनेट आर अंडर। वो एक ही बात है, ये रिपीट कर दी। ठीक है, कि कितने एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट अच्छे से काम कर सकते हैं एक मैनेजर के हाथ के नीचे। ठीक है, अब देखो, स्पेन ऑफ कंट्रोल, यानी ये स्पेन ऑफ मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि एक हाथ के नीचे कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? मैनेजर है ना, मुखिया, उसके हाथ के नीचे काम करेंगे तो कितने कर सकते, किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके मैनेजर की क्या कैपेसिटी और इंटेलिजेंसी के ऊपर। अगर मैनेजर बहुत स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है तो उसका स्पेन ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रख सकता है ना हाथ के नीचे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रख सकता है। एक ही मैनेजर बहुत सारे एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, कैपेसिटी उसमें कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से एक साथ काम करवा सकता है। ठीक है, ट्रस्ट ऑफ मैनेजर
इन देयर एम्प्लॉयज़। दूसरा क्या, मैनेजर को ही विश्वास हो एम्प्लॉयज़ पे कि वो अच्छे से काम कर लेंगे, अगर ज़्यादा भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनको विश्वास है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तब भी जो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा रहता है, लार्ज रहता है। द एम्प्लॉयज़ इज़ इंटेलिजेंसी लेवल, जो काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं उनके इंटेलिजेंसी लेवल पे डिपेंड करता है। अगर एम्प्लॉई क्या है, ट्रेंड है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, तो मतलब जब ट्रेंड है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, तो वो गलतियाँ तो करेंगे नहीं, तो ज़्यादा रख सकते हैं। तो जो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। और अनस्किल्ड है, ठीक है, अनस्किल्ड है मतलब यानी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको ज़्यादा सुपरविजन की, गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, बार बार गलतियाँ करेंगे, उनको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर एक का भी छूट गया तो नुकसान करा देंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कंडीशन में एक सुपीरियर के नीचे कम एम्प्लॉई काम करते हैं जब वो अनस्किल्ड रहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, स्मॉल स्पेन रहेगा मैनेजमेंट का। नेचर ऑफ जॉब, जॉब के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रूटीन जॉब रोज़ की दिनचर्या का काम है, तो रोज़ की दिनचर्या काम है तो रोज़ परफॉर्म करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते हैं तो परफेक्ट व्यक्ति हो ही जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज चैलेंजिंग जॉब है जिसमें मतलब अच्छे व्यक्ति से ही काम करवाना है, जैसे आपके स्कूल में अगर जो आप लोगों की वो होती है ना असेंबली, ठीक है, तो अगर असेंबली जो होती है क्लास वाइज होती है, तो जब रोज़ स्कूल की असेंबली होती है तो मतलब यानी सबको जो अच्छा करता है या अच्छा नहीं भी करता है तो सबको मतलब बोलते हैं कि सब पार्टिसिपेट करें उसमें, ठीक है। और ख़ास तौर से उनको लिया जाता है जो बिल्कुल भी पीछे जानबूझ के नहीं आते आगे, तो उन लोगों का मतलब और लिया जाता है ताकि वो स्टेज पे आके खड़े हों, ठीक है। तो लेकिन जब आपका स्कूल में इंस्पेक्शन होता है तो जिस भी क्लास की असेंबली होती है तो क्या करते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ही लिया जाता है ना, ताकि स्कूल का इम्प्रेशन ख़राब ना हो। ऐसा होता ही है ना। तो ये नेचर ऑफ जॉब का मतलब भी क्या है कि अगर जॉब रूटीन ऐसी सिंपल है तो लार्ज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज और चैलेंजिंग जॉब है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कम होगा, ठीक है। मतलब यानी जो होशियार व्यक्ति ही उसके अंदर नीचे काम करेंगे। समझ में आया। तो कुल मिला के क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब रहता है जब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक ढांचा बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके और डेफिनेशन क्या हो सकती है, नेट ये जाल है, जॉब पोजीशन जो भी काम को टुकड़ों में बांटा और रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकार दिए गए टॉप मिडिल और लोअर लेवल में एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या अपने आप एक ढांचा टाइप का बन जाएगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एक सुपीरियर के नीचे, हाथ के नीचे या मैनेजर के हाथ के नीचे कितने एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर सकते हैं, उसको स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और ये स्पेन ऑफ मैनेजमेंट यानी बड़ा हो, उसको मतलब कितने एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजर की कैपेसिटी इंटेलिजेंसी के ऊपर। अगर वो स्मार्ट इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयज़ हाथ के नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर कम एम्प्लॉयज़ रखेगा, मतलब उसमें कम कई बार क्या होता है कि होते तो इंटेलिजेंट है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। ट्रस्ट ऑफ मैनेजर इन देयर एम्प्लॉयज़, अगर उसे विश्वास है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर तो ऐसी कंडीशन में लार्ज स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ इंटेलिजेंट लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो क्या होगा, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट छोटा रहेगा, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयज़ स्किल्ड है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन जॉब रहेगा, परफॉर्म किया जाएगा तो लार्ज स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। और स्पेशलाइज जो चैलेंजिंग जॉब रहेगा तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, छोटा रहेगा। और ये स्पेन ऑफ कितना, जो एक सुपीरियर के अंदर कितने लोग काम करेंगे ये सब डिसाइड करने के बाद क्लियरली बता दिया जाए, क्लियरली पता लग जाता है कि किन एम्प्लॉयज़ को किसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि जिसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं तो उनका जो सुपीरियर रहेगा उसको रिपोर्ट करना रहेगा। अब देखिए आप इसके इम्पोर्टेंस
इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो ऑपरेशनल एक्टिविटी रहेगी, जो भी एक्टिविटी रहेगी वो मतलब यानी स्मूथली होती रहेगी, और जो कम्युनिकेशन का फ्लो भी, मतलब जो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं वो भी अच्छे से होगा। अगर क्लियर स्ट्रक्चर रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पता रहेगी। जितना स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा, हर एक व्यक्ति को पता रहेगा कि उसे क्या क्या करना है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जितना क्लियर रहेगा तो उनको वर्किंग स्टाइल भी पता रहेगी कि इंटरप्राइज में किस तरीके से काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रहेगा तो ह्यूमन, मतलब लेबर वगैरह, मशीन वगैरह, रिसोर्सेज जो रहेंगे उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। स्पष्ट रूप से जो डिफरेंट टॉप, मिडिल और लोअर लेवल जो मैनेजमेंट रहते हैं उनको पता रहेगा कि उनके हाथ के नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे वो एक सुपीरियर के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में। थैंक यू।